तो दोस्तों आज है तारीख 16 जनवरी और कल 15 जनवरी को हमें यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आते हुए देखने को मिले हैं। तो एक बार हम एचडीएफसी बैंक के यहाँ पे नंबर्स को डिस्कस करेंगे, देखेंगे हमें नंबर्स में क्या ग्रोथ देखने को मिलती है और उसके साथ साथ इसके चार्ट पर भी हम एनालिसिस करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में हमें चार्ट में यहाँ पे तेज़ी या मंदी, क्या वहाँ पे चार्ट में हमें सिग्नल देखने को मिलता है। और फाइनली कुछ हम वहाँ पे कुछ और स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जहाँ पे एक अच्छी मेरे ख्याल से स्विंग ट्रेड की स्ट्रेटजी वहाँ पे ली जा सकती है। थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, आई थिंक 1 और 2 मंथ के लिए। और वहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छे आपको वहाँ पे जो रिटर्न्स हैं वो अच्छे परसेंटेज में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारा सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर फर्स्ट इन द चैनल देन दिस इज़ द राइट टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन, शानदार और फंडामेंटल टेक्निकल वीडियोस को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए चलिए तो हम यहाँ पे सीधे नंबर्स पे आ जाते हैं। आपके साथ मैं यहाँ पे एक इनका कंसोलिडेटेड जो नंबर है उसको डिस्कस करूँगा। कंसोलिडेटेड का मतलब कि इसमें जो है हमें एचडीएफसी बैंक देखने को मिलेगा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ देखने को मिलेंगे और एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तीनों का ये कंबाइंड रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलता है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो सारे नंबर्स आपको यहाँ पे लैक्स में दिए हुए हैं, तो ये पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो करोड्स में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं लास्ट के 2 डिजिट अगर आप हटा देंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ आपको जो है करोड्स में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे 32,118 लाख रुपये जो लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे 321 करोड़ रुपीज़। इससे क्या है, पढ़ने में और समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये है हमारा Q3 इस फाइनेंशियल ईयर का नंबर। वहीं पर ये है हमारा Q2 सेम फाइनेंशियल ईयर यानी इसी फाइनेंशियल ईयर का नंबर। और ये है हमारा Q3 लास्ट फाइनेंशियल ईयर का नंबर। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पे YoY बेसिस पर कंपेयर करेंगे, Q3 वर्सेस Q3, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपेरिजन करेंगे, यानी कि Q2 वर्सेस आपका यहाँ पे Q3 हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम इनके सबसे पहले जो है तो इनकम को देख लेते हैं कि यहाँ पे इनकम हमें कैसे देखने को मिलती है। इनकम की अगर बात करें तो ये इंटरेस्ट से, यहाँ पे जो है तो इन्वेस्टमेंट से भी और अदर तरह की जो भी इनकम है सारा सब कुछ मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर में लगभग 43,364 करोड़ रुपीस का हमें इनकम देखने को मिला है। प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 41,436 करोड़ रुपए थे। और वहीं अगर हम मतलब सेम क्वार्टर लास्ट ईयर की बात करें, पिछले फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ पे हमें 39,838 करोड़ रुपए इनके टोटल इनकम देखने को मिले। तो यानी कि YoY बेसिस पर आप देखेंगे तो यहाँ हमें जो इनकम है वो लगभग 8 से 9% बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी हमें इनके नंबर्स जो है वो इम्प्रूव होते हुए देखने को मिलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका जो एक्सपेंसेस है वो हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है तो इनके टोटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलते हैं। तो इस क्वार्टर में लगभग 25,331 करोड़ का हमें टोटल एक्सपेंस देखने को मिलता है। वहीं अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें तो लगभग 24,400 करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर था। और अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर सेम क्वार्टर की बात करें तो वहाँ 23,000 लगभग 702 करोड़ रुपए देखने को मिले, यानी कि हमें एक्सपेंसेस भी यहाँ पे बढ़ते हुए से देखने को मिले हैं। तो यानी कि ऑल एंड ऑल अगर हम इनकम की बात करें तो यहाँ एक पॉजिटिव सा सेंटिमेंट देखने को मिलता है। वहीं एक्सपेंस जो है कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन ये उतने ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं प्रॉफिट में या नहीं ये हम बाद में देखेंगे। आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट फिगर को देखते हैं जो किसी भी बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है उनके प्रोविजंस। अगर देखें ये प्रोविजंस अगर किसी भी बैंक में बढ़ते हैं तो वो एक तरीके से सुसाइडल अटेम्प्ट होता है किसी भी बैंक के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोविजंस कम से कम हो, एकदम ज़ीरो हो तो और भी अच्छा है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी के इस क्वार्टर में हमें प्रोविजंस लगभग 3,000 करोड़ रुपए देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो लगभग जो है तो 4,700 करोड़ रुपए, और पिछले साल की बात करें तो 4,323 करोड़ रुपए के प्रोविजन देखने को मिले हैं। यानी कि कंपनी प्रोविजंस जो है वो धीरे धीरे अपने रिड्यूस कर रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा थम्स अप यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के लिए होने वाला है। तो यानी कि अब तक इनके नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस ये अभी नहीं देखेंगे हम, आफ्टर टैक्स ये भी नहीं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा हम एकदम फाइनल इनके प्रॉफिट को देखेंगे। आप देख सकते हैं माइंड टू पूरा इंटरेस्ट। अगर हम इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट की बात करें, ये हमारा जो नंबर है ये अब इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रॉफिट थे
वो पिछली बार हमें लगभग 8,769 करोड़ रुपए पिछले फाइनेंशियल ईयर सेम क्वार्टर में यानी दिसंबर वाले क्वार्टर में हमें देखने को मिला था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहाँ हमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए देखने को मिले और इस बार के क्वार्टर में आप देख सकते हैं लगभग 10,591 करोड़ देखने को मिलते हैं। ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट आपको 18 से 20% का एक अपसाइड दिखाता है, यानी कि इनके जो प्रॉफिट वाले भी नंबर हैं वो हमें काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यानी कि ऑल एंड ऑल कहा जाए तो यहाँ पे इनके रेवेन्यू भी बढ़े, एक पॉजिटिव सब सेंटिमेंट था। एक्सपेंस थोड़े से हमें बढ़ते हुए देखे, हल्का सा नेगेटिव सेंटिमेंट है, बट ऑल एंड ऑल आप देखेंगे प्रोविजंस काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट देते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट पॉजिटिव सेंटिमेंट दे रहा है। और अब फाइनली अगर हम ईपीएस की बात करें तो आप देख सकते हैं, अगर हम ईपीएस की बात करें 19 रुपये का ईपीएस हो चुका है, जो पहले 16 रुपये का ईपीएस हुआ करता था और पिछले क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 16.4 का ईपीएस हमें देखने को मिला है। यानी कि ईपीएस में भी हमें एक अच्छी ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 18% के आसपास यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यानी कि नंबर से आप क्लियर कट ये कह सकते हैं, अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉक है एक पॉजिटिव ट्रैक पर, एक ग्रोथ के ट्रैक पर हमें बढ़ता हुआ आगे देखने को मिलता है। चलिए बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ नंबर्स को डिस्कस कर लिया जाए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये होता है बैंक का, यहाँ पे एक तरीके से आप समझ सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है। जितने अच्छे ये नंबर होंगे उतना ही डाउन टर्म में बैंकिंग के पास जो है तो एक शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर की बात किया जाए सेम क्वार्टर, तो वहाँ हमें लगभग 19% का देखने को मिला था। वहाँ से वाई बेसिस पर हमें ये नंबर इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमें डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर, वो होता है एनपीए। देखिए एनपीए क्या होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि बैंक के पास इतने कौन से ऐसे लोन हैं, इतने कितने लोन हैं जो कि वहाँ पे टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है और वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आप चलिए हम देख लेते हैं नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 4,076 करोड़ रुपए का नेट एनपीए है। नंबर बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा ही ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं, तो उसके लिए हमें इसका कंपैरिजन इसी के पास्ट नंबर से ही करना पड़ेगा। तो अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 4,755 करोड़ रुपए थे, यानी कि QOQ में हमें ये नंबर जो है कम होते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि ये एक अच्छा साइन यहाँ पे बैंक के लिए हमें देखने को मिलता है। चलिए YOY बेसिस पर देख लें। अगर हम यहाँ पे YOY बेसिस पर देखें तो ये जो इनका नेट एनपीए था आप देखेंगे ये हमें जो है तो इस बार जो है तो थोड़ा सा आपको कम नंबर ये देखने को मिलते हैं। ये हैं आपके लगभग 1,015 करोड़ रुपए। तो यानी कि अब YOY बेसिस पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनपीए जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी कि नंबर खराब हो गए, यानी बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है कि वो कोरोना का टाइम था, वहाँ पे जो है तो एनपीए को लेकर के रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए थे। ये हमारा FY यहाँ पे 21 है, यानी कि 2020 दिसंबर की कहानी है। और वो कोरोना का काल था वहाँ पे, और उस समय पर एनपीए का जो नियम थे वो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे चेंज कर दिए थे। इनफैक्ट आपने देखा होगा, आप अगर EMI भी पे करते हैं तो उस EMI के पेमेंट की भी जो ड्यू डेट मंथली हुआ करती थी उसको 3 से 5 महीने के लिए पोस्टपोन कर दी गई थी। तो कहने का मतलब बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग जो नंबर्स थे वो यहाँ पे रजिस्टर हुए ही नहीं, इस वजह से ये नंबर आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे एनपीए टू नेट एडवांस रेशियो की हम बात करें तो आप देखेंगे ना के बराबर यहाँ पे एनपीए हुआ करता था। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 0.4% था और इस क्वार्टर की बात करें 0.37%। तो आप यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी जो नियम चल रहे हैं वो वापस से रूल में जो है तो उसको रिवर्ट कर दिया गया था। अब जो है तो आपको सही सही के नंबर जो है एनपीए के वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि क्यू ऑन क्यू पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी के जो एनपीए के नंबर हैं वो डिक्रीज़ हुए हैं। तो यानी कि ये भी एक अच्छा पॉजिटिव सा सेंटिमेंट आपको देखने को मिलेगा। चलिए लास्ट यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं रिटर्न ऑन एसेट। ये भी एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑल्दो ये एनुलाइज नंबर नहीं है, बट स्टिल आप यहाँ पे देखें रिटर्न ऑन एसेट अब तक का जो है तो कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है मेंटेन करके रखा हुआ है। आप देखेंगे तो लगभग 0.56% है, 0.50% पिछले क्वार्टर में था और 0.55% हमें, यानी ऑलमोस्ट रिटर्न एसेट पर जो रिटर्न है वो हमें बैंक जो है ऑलमोस्ट सेम सा ही देता हुआ अभी तक देखने को मिला है।
चलिए अब बात कर लेते हैं चार्ट पे। तो देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पे और यहाँ पे जब था तो मैंने कई बार वीडियो बना के बात किया है कि आप एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका आईसीआईसीआई बैंक हो गया, गिरावट में आप अगर बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन स्टॉक्स पर बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। मुझे क्लियरली ध्यान है एचडीएफसी बैंक जो है तो आपका लगभग 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं तो वो लगभग 710 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब भी मैंने वहां पे वीडियो बनाया था कि आपके पास ये एक अच्छा मौका है एक अच्छे स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेड के हिसाब से, और वहां से स्टॉक जो है तो एक अच्छी रिकवरी हमें लेता हुआ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें 100 डेमा और 200 डेमा, तो अभी भी स्टॉक जो है 200 डेमा के नीचे हमें देखने को मिलता है और 100 डेमा के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी ने यहाँ पे बुलिश सिग्नल दे दिया है, यानी कि अब स्टॉक जो है हमें बुलिश टेरिटरी में जाता हुआ देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आप इस पोजीशन में भी लेते हैं तो अगर लॉन्ग टर्म का आपका पर्पज़ है, आपका विजन है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में इस स्टॉक से निराश होने वाले हैं। स्टॉक ने जिस तरीके के नंबर्स अभी प्रेजेंट किए हैं, डेफिनेटली बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे एक पहला ऐसा एक ये स्टॉक था जिसने एक बहुत ही शानदार ऐसे नंबर दिखाए हैं और ये बैंक निफ्टी को डेफिनेटली यहाँ पे लीड करने वाला है। आपको यहाँ पे एक तेज़ी जो है तो देखने को मिल सकती है, हो सकता है कल के कल ही दिन आपको वो तेज़ी देखने को मिल जाए। बाकी अगर इसमें हम डाउन साइड की बात करें तो ज़्यादा आपको डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो यहाँ 1500 के आसपास एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, 1450 पर एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा और फर्दर 1400 पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड की बात करें तो एक अच्छा खासा आपको अपसाइड एटलीस्ट 1700 तक तो आपको ये जो है अपसाइड देता हुआ देखने को मिलेगा। वहीं अगर काफ़ी ब्रोकर हाउसेस की हम बात माने तो वहाँ हमें टारगेट जो है 1800 और 1900 के भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है और आने वाले टाइम में आपको ये एक अच्छा मल्टी बैगर बन के दिखा सकता है। पास्ट में भी ये रहा है और आने वाले टाइम में भी ये एक मल्टी बैगर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड की। तो उससे पहले मैं एक डाटा दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये आपको ईयर देखने को मिलेगा। ये अनाउंसमेंट की डेट है जिस दिन बाईबैक अनाउंसमेंट हुआ था और यहाँ पे बाईबैक का ये प्राइस है और यहाँ पे ये जो पोस्ट बाईबैक यानी कि बाईबैक जिस दिन हुआ है उसके बाद आपको क्या प्राइस देखने को मिला है टीसीएस में। अब तक 3 बार टीसीएस जो है बाईबैक कर चुकी है एंड दिस इज द 4th टाइम व्हेन टीसीएस हैज अनाउंस्ड इट्स बाईबैक। तो 2017 की बात करें तो आप देखेंगे अनाउंसमेंट के डेट में प्राइस जो था तो वो 2500 था। बाईबैक का जो प्राइस था वो 2800 रुपये था और आप देख सकते हैं कि पोस्ट बाईबैक की यहाँ पे बात करें तो हमें जो है तो लगभग 2700 रुपये यहाँ पे प्राइस जाता हुआ देखने को मिला जिस दिन बाईबैक हुआ था। वहीं 2018 की बात किया जाए तो अनाउंसमेंट जो है तो जब हुआ था तब उस समय टीसीएस का प्राइस 1781 था। बाईबैक जिस दिन होना था माफ़ कीजिएगा, बाईबैक का जो प्राइस था वो 2100 रुपये था और जिस दिन बाईबैक होना था उस दिन का अगर आप प्राइस देखेंगे तो लगभग 2200 रुपये हमें जाता हुआ देखने को मिला है। वहीं पोस्ट कोविड बात किया जाए 2020 की तो यहाँ पे भी एक बाईबैक अनाउंस हुआ था। आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट जब हुआ था तब प्राइस जो है 2735 रुपये चल रहा था, लेकिन बाईबैक का जो अमाउंट था जिस प्राइस पर बाईबैक होना था वो था 3000 और जिस दिन बाईबैक हुआ उस दिन स्टॉक जो है तो लगभग 3093 पर ट्रेड कर रहा था। और अगर अभी की बात करें तो जिस समय अनाउंसमेंट हुआ है तो ऑलमोस्ट 3800 का प्राइस चल रहा था। बाईबैक का जो अमाउंट है वो 4500 है और यहाँ पे पोस्ट बाईबैक अभी क्या होने वाला है वो एक्सपेक्टेड है और इस साल की अगर हम बात करें तो ये है 2022। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। पहला कि बाईबैक के बाद भी स्टॉक जो है एटलीस्ट यहाँ पे आपको एक रनअप जो है तो बाईबैक के अमाउंट तक रनअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जिनने पोजीशन बनाई है नो डाउट वो प्रॉफिट में ही रहे हैं, रिटर्न उनको देखने को मिला है। वहीं अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बाईबैक से ज़्यादा हमें जो है तो प्राइस जाता हुआ देखने को मिला है, रिटर्न यहाँ पे पॉजिटिव में है। यहाँ की बात करें यहाँ भी आपको बाईबैक से ज़्यादा ही प्राइस जो है जाता हुआ देखने को मिला है और रिटर्न आपको यहाँ पे पॉजिटिव में मिले हैं। अब एक और साइड इसका बताता हूं कि आप देखिए 2017 में जिनने स्टॉक को लिया था और अगर अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छे वो रिटर्न पर अभी भी हैं। उनके पास एक बहुत अच्छा रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी दे रखा है। चाहे 2018 से बात करें चाहे 2020 से बात करें तो कहने का मतलब इन लॉन्ग रन भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है तो एक अच्छा डिविडेंड पे करती है। कंपनी एक अच्छा यहाँ पे स्टॉक जो है तो वो रिटर्न भी बहुत अच्छा देता है।
तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑल दो रेजिस्टेंस तो हमें फेस करना पड़ रहा है, बट मुझे लगता है कि बाईबैक में चूंकि अभी हो सकता है कि 2 मंथ का टाइम लग जाए, इसी फाइनेंशियल ईयर में टीसीएस कोशिश करेगा कि बाईबैक को कंप्लीट करे, यानी कि 31 मार्च के पहले पहले बाईबैक कंप्लीट होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो उस लॉन्ग होरिजन में अगर हम बात करें, लॉन्ग क्या शॉर्ट टर्म की ही बात करें, शॉर्ट टर्म की बात है तो 2 महीने का टाइम है। उस 2 महीने में स्टॉक जो है तो हो सकता है कि आपको 4500 तक जाता हुआ देखने को मिल जाए। और ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं पास्ट हिस्ट्री को देख करके बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री यूजुअली रिपीट होती है, कोई गारंटी नहीं है कि रिपीट होगी ही होगी। मैं फिर से रिट्रेट करता हूँ, कोई गारंटी नहीं है, बट चूंकि पास्ट का हमें ट्रेंड कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद इसमें रिपीट हो सकती है हिस्ट्री। और रही सवाल मेरा, तो मेरे पोर्टफोलियो में टीसीएस तो नहीं है, मैं इन्फोसिस पर यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस को रखता हूँ। लार्ज कैप में हर एक आईटी के सेक्टर को रखना पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पे लार्ज कैप में इन्फोसिस है, मिड कैप में मेरे पास माइंट्री है, तो यहाँ पे जो है तो इन्फोसिस मेरे पास है, बट स्टिल मैं भी यहाँ पे विचार कर रहा हूँ कि इस पर एक स्विंग ट्रेड इस पोजीशन पर लेने के लिए। बजट को देखते हुए यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी सी वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, तो उस बेसिस पर यहाँ पे अगर स्टॉक प्राइस थोड़ा सा डाउन होता है, 37,800 के आसपास आता है, तो वहाँ पर मैं इसमें पोजीशन बनाने का ट्राई करूँगा। चलिए अब बात करते हैं एक और स्टॉक जिसको आप स्विंग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जुबिलेंट फूड को मैंने पहले भी इन लेवल्स पर 3500 के आसपास यहाँ पे मेंशन किया था स्विंग ट्रेड के लिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। एमएससीडी की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है तो डबल बॉटम देखने को मिलता है, और यहाँ पे एमएससीडी भी अब बुलिश होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। रीज़न यहाँ पे आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेड देखने के लिए, तो वैसे भी स्टॉक प्राइस में अगर रिकवरी आएगी तो यहाँ तक ये जाने को देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे एक जो न्यूज़ निकल के आ रही है स्प्लिट की, तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि स्प्लिट को लेकर के अक्सर यहाँ पे स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। चाहे आप डिक्सन की बात कर लें, चाहे आप वहाँ पे एसआरएफ की बात कर लें, चाहे आप आईआरसीटीसी की बात कर लें, तो इस तरीके से हमें स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। तो वो एक अच्छी तेज़ी यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। देखिए ये मैं पास्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं है, बट हाँ चूंकि पास्ट में जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी एक अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। स्टॉक में अभी यहाँ पे बुलिश सिग्नल भी हमें देखने को मिलता है, तो अगर आप सीएमपी में भी लेते हैं तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म के लिए 4500, और फिर अगर पोस्ट स्प्लिट तक अगर आप होल्ड करते हैं यहाँ पे स्प्लिट तक, तो शायद ये स्टॉक आपको 5000 से 5500 तक भी जाता हुआ देखने को मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट होता रहूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।